हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक और नई अमेजिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आज ही रिलीज हुई है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाया किए अपनी इस अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटर वॉइस के जरिए बताया जाता है कि हजारों साल पहले चेंग मोरियलम का सबसे बड़ा ट्रायर हेवनली पर्ल गलती से नीचे धरती पे आ गिरा था और नीचे धरती पे आने के बाद वो हेवनली पर्ल सुजाकू किंगडम के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर सीटूनान को मिलता है। उस हेवनली पर्ल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने सक्सेसर को एंशिएंट इमोर्टल रियलम में ले जा सकता है। इसलिए उस हेवनली पर्ल को पाने के लिए हर वक्त कहीं न कहीं जंग छिड़ी रहती है और ये एक ऐसी जंग है जो पिछले हजारों सालों से खत्म नहीं हो रही। उसके बाद हमें सुजाकू किंगडम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीटूनान के हाथ में वो हेवनली पर्ल लग चुका था और सीटूनान से वो हेवनली पर्ल हासिल करने के लिए उसके पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग पड़े हुए थे जिन्होंने गॉड लेवल को भी अचीव कर लिया था। वो तीनों मिलकर सीटूनान को पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीटूनान भी किसी तरह से अब तक उनके सभी अटैक से बचते हुए आ रहा था। इसलिए अब सीटू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने भी अपनी सोड को बाहर निकालते हुए अब उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो तीनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, उन्हें सीटू का किसी भी अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उनमें से एक और मैन सीटू से कहता है, सीटू हेवनली पर्ल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसे तुम कभी भी नहीं संभाल पाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ये हेवनली पर्ल हमारे हवाले कर दो। जिसपे सीटू उससे कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें ये हेवनली पर्ल कभी भी नहीं देने वाला। इस हेवनली पर्ल ने खुद मुझे चुना है, इसलिए मैं किसी भी हालत में तुम लोगों को ये हेवनली पर्ल मुझे नहीं छीनने दूंगा। जिसपे वो ओल्ड मैन उसे कहता है, अगर ऐसा है तो अब हमें तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। और ये कहकर वो तीनों गॉड लेवल कल्टीवेटर्स ऊपर हवा में उठते हुए अपनी गॉड लेवल पावर्स का यूज करके वहाँ पे अपनी गॉड स्पिरिट्स को समन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सीटू भी बहुत ज्यादा बहादुर था। वो उन तीनों की गॉड स्पिरिट्स को भी देखकर नहीं डरता और उसने अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अपनी सोर्ड की मदद से उन तीनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन उन तीनों ने ना सिर्फ सीटू के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उन तीनों ने सीटू के ऊपर भी अटैक कर दिया था। और उन तीनों का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो अटैक सीटू को लगता है तो सीटू उड़ता हुआ काफी तेजी से नीचे आ गिरा था और अब उसकी हालत भी थोड़ी खराब हो गई थी। और सीटू यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खड़ा होते हुए उन तीनों से कहता है, इसका मतलब है मैं सुजाकू किंगडम का सबसे बेस्ट मास्टर हूँ, जिसको हराने के लिए तुम जैसे पावरफुल आउटसाइडर कल्टीवेटर्स को भी आपस में हाथ मिलाना पड़ा, पर मैं अपनी ये लाइफ यूं ही बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम लोगों के साथ फाइट करूंगा। सीटू की ये बात सुनकर उन तीनों में से एक लेडी सीटू के ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर बढ़ाते हुए कहती है, चुपचाप वो हेवनली पर्ल हमारे हवाले कर दो तो हम लोग तुम्हारी जान बख्श देंगे। जिसपे सीटू गुस्से से उन लोगों से कहते हैं, अगर मैंने तुम लोगों को वो हेवनली पर्ल ना दिया तो तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और ये कहकर सीटू भी अपना फायरी ऑरा रिलीज करते हुए अपनी मार्शल फ्यूनिक्स स्पिरिट को समन करता है, जिसकी मदद से सीटू ने अकेले ही उन तीनों के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन सीटू ये बात कहाँ जानता था कि उसका सामना जिन कल्टीवेटर्स के साथ हो रहा है वो सभी गॉड लेवल्स तक पहुंच गए हैं। और तभी उस लेडी ने भी अपनी मार्शल स्पिरिट को समन करते हुए सीटू की मार्शल स्पिरिट के ऊपर अटैक कर दिया था। और यहाँ पे हमें सीटू की पावर्स का पता चलता है कि भले ही उसका सामना गॉड लेवल कल्टीवेटर्स के साथ हो रहा था, लेकिन अगर वो तीनों अलग अलग सीटू के साथ फाइट करते तो सीटू उन तीनों को बहुत ही आसानी से हरा देता। और तभी सीटू ने अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर को बढ़ाते हुए उस लेडी की मार्शल स्पिरिट के ऊपर अटैक करके उसे नीचे फेंक दिया था। ये देखकर वहाँ पे खड़े एक दूसरे गॉड लेवल के कल्टीवेटर ने भी अपनी मार्शल स्पिरिट को समन करते हुए सीटू की मार्शल स्पिरिट के ऊपर अटैक्स करने लगता है। लेकिन यहाँ भी सीटू उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। लेकिन तभी उस लेडी की मार्शल स्पिरिट ने भी पीछे से आते हुए सीटू की मार्शल स्पिरिट के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन सीटू की मार्शल स्पिरिट अभी भी हार न मानते हुए उन दोनों को बराबरी की टक्कर दे रही थी। लेकिन वो ज्यादा देर ऐसे नहीं कर पाती क्योंकि उन दोनों ने मिलकर सीटू की मार्शल स्पिरिट को जगड़ दिया था और उसी के साथ उन्होंने सीटू की मार्शल स्पिरिट के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ऐसा होते ही सीटू की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। लेकिन वो तीनों गॉड लेवल कल्टीवेटर्स यहाँ पे नहीं रुकते और उन तीनों ने अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए सीटू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से सीटू के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन लाइट गिरने लगी थी। और उस गोल्डन लाइट की वजह से सीटू की बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जा रही थी और उसी के साथ वो हेवनली पर्ल भी बाहर आ गया था। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो देखकर सीटू समझ गया था कि अब वो यहाँ पे पक्का मरने वाला है। और ये एहसास होते ही सीटू ने वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए अपनी बॉडी का सैक्रिफाइस कर दिया था। और इस बात का एहसास उन तीनों गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स को भी हो गया था, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो तीनों गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स उड़ते हुए काफी पीछे चले गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो तीनों उस हेवनली पर्ल को पाने के लिए काफी तेजी से उस हेवनली पर्ल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी सीटू जिसने अपनी बॉडी का सैक्रिफाइस कर दिया था उसकी सोल सीधी उसकी बॉडी छोड़कर उस हेवनली पर्ल के अंदर चली गई थी। और वहाँ से जाते हुए सीटू उन तीनों से कहता है, भले आज तुम तीनों का टाइम था और तुम तीनों ने मिलकर मुझे मार दिया और भले मेरी ये बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन एक दिन मेरा सक्सेसर आएगा जिसके बाद मैं तुम लोगों से दोबारा मिलूंगा। और मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तुम तीनों को अपनी की हुई इस गलती पे बहुत ज्यादा पछतावा होगा। और ये कहकर सीटू उस हेवनली पर्ल को लेकर धरती की एक केव में जाकर छुप गया था, ताकि जब तक उसे उसका नया सक्सेसर नहीं मिल जाता तब तक उसे वहाँ पे कोई भी ना ढूंढ सके। उसके बाद हमें 1000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम वंग फैमिली की टेरिटरी के अंदर एक टाइजू नाम के लड़के को देखते हैं जो एक इमोर्टल टेक्निक को पढ़ते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। और यही लड़का हमारा हीरो है। हमारे हीरो को इमोर्टल कल्टीवेटर बनने का बहुत ही ज्यादा शौक है, लेकिन वो इमोर्टल कल्टीवेटर सिर्फ अपने लिए नहीं बनना चाहता, बल्कि वो इमोर्टल कल्टीवेटर इसलिए बनना चाहता है कि वो इमोर्टल कल्टीवेटर बनने के बाद अपने पेरेंट्स की रक्षा कर सके। और यहाँ पे मैं आपको टाइजू के पेरेंट्स के बारे में भी बता दूं कि टाइजू के पेरेंट्स को एक गलती के चलते कुछ साल पहले ही वंग फैमिली ने अपनी फैमिली से निकाल दिया था। इसलिए टाइजू अपने पेरेंट्स के साथ जंगल में एक छोटे से घर के अंदर रह रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो तीनों बहुत ज्यादा खुश थे। वो तीनों वहाँ पे हैंडक्राफ्ट्स बनाकर अपना गुजारा किया करते थे। और टाइजू के पेरेंट्स की दिली ख्वाहिश थी कि वो पैसे जोड़कर टाइजू को कंट्री एग्जाम के लिए भेजे, ताकि वो भी फ्यूचर में एक इमोर्टल कल्टीवेटर बन सके। अब ये थी टाइजू के पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हमारी मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जहाँ टाइजू उस इमोर्टल टेक्निक को पढ़ते पढ़ते अपने घर पहुंच गया था। और उसके बाद वो वहाँ पे अपने फादर के साथ मिलकर उन्हीं हैंडक्राफ्ट्स को बनाने लगता है। और तभी टाइजू की मदर उन दोनों को खाना खाने के लिए बुलाती है। कुल मिलाकर उनके घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खुशगवार
गवार था और इस बार उन्होंने अपने हैंडक्राफ्ट्स को अपने आसपास वाले गांव में बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे और इसी वजह से टाइजू के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब वो लोग उन पैसों की मदद से टाइजू को कंट्री एग्जाम के लिए भेज सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती, और सेम बिल्कुल इसी तरह से टाइजू के साथ भी होता है। अभी वो तीनों अपनी खुशी मना ही रहे थे कि तभी उनकी सिटी की रॉयल फैमिली के कुछ गार्ड्स उनके घर का दरवाजा तोड़ते हुए उनसे इंटरेस्ट मांगने के लिए आते हैं, जो देखकर टाइजू अपने पेरेंट्स के सामने आते हुए उस फैटी मैन से कहता है, तुम फिर आ गए, अभी पिछले महीने ही तो तुम हमसे अपना इंटरेस्ट लेके गए थे। जिसपे वो फैटी कहता है, हाँ बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है तुम लोगों ने इस मंथ का इंटरेस्ट भी तैयार कर रखा होगा। जिसपे टाइजू और उसके पेरेंट्स उसे कोई भी जवाब नहीं देते और उन लोगों को जवाब न देते हुए देखकर वो फैटी अपने लोगों को उनके घर की तलाशी लेने के लिए कहता है, जो सुनकर उसके आदमी टाइजू के घर की तोड़फोड़ करते हुए वहाँ की तलाशी लेने लगते हैं और तलाशी के दौरान ही उन्हें वहाँ पे सिक्कों से भरी हुई एक पोटली मिलती है, जो देकर टाइजू के पिता उनसे वो पोटली वापस लेने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वो इन्हीं पैसों की मदद से अपने बेटे टाइजू को कंट्री एग्जाम के लिए भेजने वाले थे। और अपने पिता को इस तरह से उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर टाइजू को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और तभी वो पर्सन टाइजू के पिता को धक्का देते हुए उसे पीछे की तरफ गिरा देता है, जो देखकर टाइजू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक दिया था। और तभी वो फैटी मैन टाइजू के पिता से कहता है कि ये हमारे क्लैन का कर्ज है जिसे तुम चुकाने से मना नहीं कर सकते। तभी टाइजू की माँ भी उस फैटी के पाँव पकड़ते हुए उसे कहती है, तुम जो चाहो हमारे घर से ले जा सकते हो, पर प्लीज हमें वो पैसे वापस दे दो, वो पैसे हमारे बेटे के फ्यूचर के लिए हैं। और ये कहकर टाइजू के पेरेंट्स उस फैटी के पाँव पकड़कर उसे भीख मांगने लगते हैं। ये देखकर टाइजू अपने पेरेंट्स से कहते हैं, मॉम डैड ये आप क्या कर रहे हैं, उठे यहाँ से, मुझे ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए जिसके लिए आपको किसी के सामने झुकना पड़े। जिसपे वो फैटी मैन टाइजू से कहता है, तुम मुझे थोड़े से समझदार लग रहे हो, तो इसलिए अगले मंथ पहले से ही इंटरेस्ट तैयार कर रखना। और ये कहकर वो फैटी अपने लोगों के साथ वहाँ से चला गया था और उन लोगों के जाने के बाद तो टाइजू की फैमिली पूरी तरह से टूट चुकी थी। और टाइजू के पिता रोते हुए कहते हैं, वंग फैमिली आखिर तुम लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे, अगर मैं अपने बाप की नाजायज औलाद हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे पिता ही मेरे गुलाम माँ को पसंद करते थे, इसका खमियाजा मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वंग फैमिली ने टाइजू के पिता को सिर्फ इसी वजह से अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो लोग टाइजू को अपने पिता की नाजायज औलाद मानते थे। हालांकि टाइजू का पिता वंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर था। और तभी वहाँ पे टाइजू के पिता रोते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पे अपने लिए इंसाफ किससे मांगू, मेरी तो यहाँ पे कोई भी सुनने वाला नहीं है। और अपने पिता की ये बातें सुनकर टाइजू के साथ साथ उसकी माँ भी बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। इवन उसके माता पिता तो रोने भी लगे थे, क्योंकि वो लोग बचपन से इन मुसीबतों का सामना करते हुए आ रहे थे और अब वो लोग इन मुसीबतों का सामना करते करते पूरी तरह से थक चुके थे। और तभी टाइजू की माँ रोते हुए उससे कहती है, बेटा आयरन पिलर, मुझे लगता है हम लोग इस बार भी तुम्हें कंट्री एग्जाम के लिए नहीं भेज पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टाइजू के माता पिता उसे प्यार से आयरन पिलर बुलाते थे। और ये कहकर उसकी माँ और भी जोर जोर से रोने लगी थी। अपने माता पिता की ये बातें सुनकर को टाइजू भी बहुत ज्यादा सैड हो गया था, लेकिन वो अपने माता पिता को तसल्ली देते हुए कहता है कि आप दोनों फिक्र ना करें, हम लोग इस साल और ज्यादा मेहनत करेंगे, जिसके बाद मैं अगले साल कंट्री एग्जाम के लिए चला जाऊंगा, इसलिए प्लीज अब आप दोनों और ज्यादा परेशान ना हो। और अभी टाइजू अपने पेरेंट्स को समझा ही रहा था कि तभी वहाँ पे उसका फोर्थ अंकल आता है, जो घर की हालत देखकर समझ गया था कि रॉयल फैमिली के लोग एक बार फिर से यहाँ आए थे, इसलिए उसे भी रॉयल फैमिली के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वो टाइजू और उसके पेरेंट्स से कहता है, मैं यहाँ पे तुम लोगों को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आया हूँ। हैंगयू क्लैन जाओ किंगडम के मेजर क्लैंस में से एक है और रिसेंटली मुझे पता चला है कि वो अपने क्लैन में बहुत सारे डिसेबल्स को भर्ती कर रहे हैं और इसके लिए वो हमारी वंग फैमिली से भी 3 डिसेबल्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। और मैंने बहुत ही मुश्किल से फैमिली हेड को मनाया है कि वो इस कोटे में टाइजू को भी एक चांस दे। अपने फोर्थ अंकल की ये बात सुनकर टाइजू के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं फोर्थ अंकल अपनी बात जारी रखते हुए टाइजू से कहता है, एक बार जब तुम इमोर्टल कल्टीवेटर बन गए तो उसके बाद मैं देखता हूँ कौन तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को परेशान करने की हिम्मत करता है। तभी टाइजू के पिता कहते हैं, भले ये हमारे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, लेकिन मैंने सुना है कि इमोर्टल कल्टीवेशन में एक इमोर्टल कल्टीवेटर को बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है और वो खतरे इतने ज्यादा भयानक होते हैं कि उसे हम नॉर्मल लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अपने बेटे को खतरे में नहीं डालना चाहते। इस साल मैं और इसकी माँ और ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा हैंडक्राफ्ट्स बनाएंगे ताकि हम अगले साल इसको कंट्री एग्जाम के लिए ही भेज सके। लेकिन टाइजू ने अपना मन बना लिया था कि वो किसी भी हालत में हैंगयू क्लैन को ज्वाइन करके रहेगा, इसलिए वो अपने माता पिता के सामने झुकते हुए उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे हैंगयू क्लैन को ज्वाइन करने की परमिशन दे दें। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे मुझे कितनी मुसीबतों का सामना क्यों न करना पड़े, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाऊंगा। अपने बेटे को इस तरह से अपने सामने झुकते हुए देखकर उसके माता पिता के दिल भी पिघल गए थे और फोर्थ अंकल के थोड़े फोर्स करने के बाद उसके माता पिता ने भी टाइजू को वहाँ जाने की परमिशन दे दी थी, जो देखकर टाइजू बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अगले सीन में हम टाइजू को अपने पेरेंट्स के साथ वांग फैमिली की मेंशन की तरफ जाते हुए देखते हैं और वांग फैमिली की मेंशन के सामने पहुंचकर टाइजू के पिता उसे कहते हैं कि अंदर शायद कुछ लोग हमारे बारे में बुरी बुरी बातें करें, तो तुम उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए उनके ऊपर ज्यादा ध्यान न देना। इस पे टाइजू हमें अपना सर हिलाता है। उसके बाद जैसे ही वो लोग मेंशन के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे उन लोगों का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है, जो देखकर टाइजू के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वहीं वहाँ के काफी सारे डिसेबल्स टाइजू को जानते थे और वो सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे टाइजू की तारीफें करने लगे थे। और तभी वांग हाउ नाम का एक लड़का टाइजू का हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ से आगे ले जाने लगता है, जो देखकर वहाँ पे खड़ा फैमिली हेड का बेटा टाइजू का मजाक उड़ाते हुए उसकी बेइज्जती करने लगता है। लेकिन अपने पिता के कहे अनुसार टाइजू ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और वहाँ पे सब लोगों के आ जाने के बाद एक इमोर्टल मास्टर भी उड़ते हुए वहाँ पहुँच गया था और अपने सामने एक इमोर्टल मास्टर को देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और जैसे ही वो इमोर्टल मास्टर नीचे आता है तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग उसके सामने झुकते हुए उसे ग्रीट करते हैं। और तभी वो इमोर्टल मास्टर उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है, तो वांग फैमिली ने तुम तीनों को चूज किया है। जिसपे वहाँ पे एक एल्डर खड़ा होते हुए कहता है, इमोर्टल मास्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा, यही वो तीनों हैं। वो इमोर्टल कल्टीवेटर उन तीनों में से वंग जाओ को देखकर उससे कहता है, तो तुम वंग जाओ हो, तुम्हारी मैंने काफी ज्यादा तारीफें सुनी है और अब तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चला कि
तुम्हारे बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था वो झूठ नहीं था। उसे मोटर कल्टीवेटर से अपनी तारीफ सुनकर वांग जाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। उसके बाद वांग हाओ और टाइजू भी उसे मोटर कल्टीवेटर को अपने अपने नाम बताते हैं। इसके बाद वो मोटर कल्टीवेटर अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से 3 और फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को बाहर निकालता है। जिसके बाद वो उन तीनों को अपने पीछे आने के लिए कहता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले टाइजू उसे मोटर कल्टीवेटर से कहता है, क्या मैं जाने से पहले एक बार अपने माता पिता को बाय कर लूं? जिसके लिए उसे मोटर कल्टीवेटर ने भी उसे इजाजत दे दी थी। उसके बाद टाइजू अपने माता पिता के पास जाकर वहाँ से जाने से पहले एक आखिरी बार उनसे मिलता है और उसके बाद वो भी अपने माता पिता को बाय करके उस फ्लाइंग स्वॉर्ड से उड़ता हुआ हैंग यू साइड की तरफ निकल गया था। और आज क्योंकि वो तीनों पहली बार इस तरह से फ्लाइंग स्वॉर्ड से उड़ते हुए कहीं जा रहे थे, इसलिए वो तीनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे और वो तीनों उसे मोटर वर्ल्ड के खूबसूरत नजारों को देखकर तो और भी ज्यादा खुश हो गए थे। और तभी देखते ही देखते वो लोग हैंग यू क्लैन की आउटर बाउंड्री के पास पहुंच गए थे, जो कि दूर से देखने से एक लोटस फ्लावर की तरह लग रहे थे। और यहीं पे डिसेबल्स को चूज करने की सेरेमनी होने वाली थी। उसके बाद जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा हैवी फॉग फैली हुई थी और ये फॉग यहाँ पे इसलिए फैली हुई थी ताकि कोई भी नॉर्मल पर्सन इस मोटर वर्ल्ड को ना देख पाए। और तभी हैंग यू क्लैन के हेड भी वहाँ पे अपने 2 एल्डर्स के साथ आ गए थे, जिनको देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स उनके सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं। और तभी हैंग यू क्लैन के हेड वांग लोग वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स से कहते हैं कि मेरा हैंग यू क्लैन नए डिसेबल्स को अपने क्लैन में शामिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ तुम में से कुछ ही डिसेबल्स को सिलेक्ट किया जाएगा। और ये कहकर वांग लोग उन सभी डिसेबल्स को बताता है कि मेरे हैंग यू क्लैन का डिसेबल बनने के लिए तुम सबको सबसे पहले स्पिरिचुअल रूट का टेस्ट देना होगा और जो इस पहले टेस्ट में पास हो जाएगा उसे मैं डायरेक्टली अपने हैंग यू क्लैन में शामिल कर लूंगा। उसके बाद वो दोनों एल्डर आगे जाकर वहाँ पे अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एक एक करके उन सभी डिसेबल्स को आगे बुलाते हुए उनकी स्पिरिचुअल रूट्स को चेक करने लगते हैं। और देखते ही देखते वहाँ पे काफी सारे डिसेबल्स को स्पिरिचुअल रूट कंडेंस ना होने की वजह से उन्हें फेल कर दिया था। और तभी वांग जाओ की बारी आती है, जिसकी स्पिरिचुअल रूट पूरी तरह से कंडेंस हो चुकी थी, इसलिए वो इस टेस्ट में पास होकर हैंग यू क्लैन का डायरेक्ट डिसेबल बन गया था। और वांग जाओ के पीछे पीछे वांग हाओ भी इस टेस्ट में पास होकर हैंग यू क्लैन का डायरेक्ट डिसेबल बन गया था। और जब टाइजू की बारी आती है तो टाइजू की स्पिरिचुअल रूट धीरे धीरे बनने लगती है, लेकिन टाइजू पूरी तरह से अपनी स्पिरिचुअल रूट को कंडेंस कर पाता उससे पहले ही उसकी स्पिरिचुअल रूट डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इसी के साथ टाइजू को भी इस टेस्ट में फेल कर दिया गया था, जिसकी वजह से टाइजू पूरा अंदर से टूट गया था और उसे अपने माता पिता से किए हुए प्रॉमिस याद आने लगता है। और ये सब सोचते हुए वो खुद से ही कह रहा था कि अब मैं अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा और फ्यूचर में उनकी रक्षा कैसे करूंगा। और टाइजू अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे वांग लोंग की वो बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि ये सिर्फ पहला टेस्ट है। और ये याद करके टाइजू बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस टेस्ट के बाद भी एक और टेस्ट होने वाला है। उसके बाद ये पहला राउंड इसी तरह से खत्म हो गया था और जो डिसेबल्स इस पहले टेस्ट में फेल हो गए थे, वांग लोंग उन डिसेबल्स से कहता है कि भले आप लोग स्पिरिचुअल टेस्ट में फेल हो गए हैं, लेकिन अगर फिर भी आप हर हाल में मेरे हैंग यू क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हैं और आपके अंदर मोटर कल्टीवेटर बनने का जज्बा है तो तुम सभी को आज सूर्य गरूब होने से पहले उस माउंटेन के टॉप तक पहुंचना होगा। और जिस भी डिसेबल ने सूर्य गरूब होने से पहले ऐसा कर लिया, मैं उसे